हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द मैट टॉक विद योगेश। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की, जो कि एवरी जो नर्सिंग एग्जाम्स हैं उन सब से रिलेटेड करता है। सो वो टॉपिक जो है वो है HIV। HIV क्या इसके कॉजेज होते हैं, क्या इसका बैकग्राउंड है, पूरा अपन इसको निकाल के रख देंगे। ठीक है, सबसे पहले HIV क्या होता है, इसको अपन पूरा बोलते हैं ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। HIV की फुल फॉर्म क्या होती है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, राइट। और ये क्या होता है? सिंगल स्ट्रैंड RNA वायरस होता है। जो HIV होता है वो सिंगल स्ट्रैंड RNA वायरस होता है। और इसकी अपन फैमिली की अगर बात करें, इसकी फैमिली जो होती है, इट बिलोंग्स टू लेंटिवायरस फैमिली। कौन सी होती है? लेंटिवायरस फैमिली। ठीक है, और इसको अपन ऑल्सो नॉन एज इसको अगर अदर कौन से नेम से अपन जानते हैं, इसको अपन जानते हैं रिट्रोवायरस। आप साथ साथ में नोट्स भी बना सकते हैं या फिर आप आफ्टर क्लास नोट्स बना सकते हैं। तो ये अपन ने बात की अपन HIV वायरस की, जिसको अपन रिट्रोवायरस भी बोलते हैं। ये एक सिंगल स्ट्रैंड RNA वायरस होता है, राइट। अब अपन बात करते हैं कि जो HIV होता है वो मेनली अफेक्ट किसको करता है हमारी बॉडी के अंदर। ये अफेक्ट किसको करता है, इस चीज की अगर अपन बात करें तो जो HIV होता है वो अफेक्ट करता है, किसको अफेक्ट करता है? अपनी बॉडी की जो सेल्यूलर इम्यूनिटी होती है, अपनी बॉडी की जो सेल्यूलर इम्यूनिटी होती है, कि वहां पे जाके क्या करता है? अफेक्ट करता है। और उसमें भी ये किसको सबसे मोस्ट अफेक्ट करता है? जो CD4 सेल होती है उसको अफेक्ट करता है। सेल्यूलर में अपने इम्यूनिटी में आपने देखा होगा, एक होता है सेल्यूलर इम्यूनिटी, एक होता है ह्यूमरल इम्यूनिटी, राइट। सेल्यूलर इम्यूनिटी के टाइप्स कौन से हो गए? CD4 हो गया, CD8 हो गया, राइट। CD4 8 सेल्स हो गई। और जो ह्यूमरल इम्यूनिटी होती है उसका कौन सा हो गया? गामडे। गामडे ने सुना होगा, IgG, IgA, IgM, राइट, IgD, IgE, ये सारे आपने नाम सुने होंगे, जो कि किसके अंदर आते हैं? ह्यूमरल इम्यूनिटी के अंदर आते हैं। तो जो HIV होता है सबसे वो मेनली किसको अफेक्ट करता है हमारी बॉडी के अंदर? जो CD4 सेल के जो काउंट होते हैं उनको सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है। जो HIV के अंदर मोस्टली क्या होता है? लेस देन 500 से काउंट आ जाते हैं, राइट। और नॉर्मल इसकी वैल्यू क्या होती है? नॉर्मल जो CD4 सेल की जो वैल्यू होती है वो होती है 800 से 1600, जिसको अपन फर्दर आगे वीडियो में भी देखेंगे, राइट। ये अपना जनरल इसका हो गया। नेक्स्ट अपन अब बात करते हैं, आपने सुना होगा कि अपन HIV को रिलेट करते हैं किस चीज से? एड्स से, राइट। HIV को अपन किस चीज से रिलेट करते हैं? एड्स से रिलेट करते हैं, HIV एड्स। ठीक है, सबसे पहले अपन इसकी देख लेते हैं कि एड्स को अपन इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। तो एड्स की जो फुल फॉर्म होती है वो आप सभी को नॉर्मल पता होगा कि एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है। क्या होती है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये क्या होती है? एड्स की फुल फॉर्म होती है, ठीक है। एड्स को अपन अदर किस नाम से भी जानते हैं? एड्स क्या होती है? तो एंड स्टेज ऑफ, इसको अपन बोल सकते हैं एंड स्टेज ऑफ HIV की एंड। इसके अलावा जो एड्स होता है उसको अपन स्लिम डिजीज भी बोल सकते हैं। इसका जो अदर नेम्स अपन बात करते हैं वो अपन इसको स्लिम डिजीज भी बोलते हैं, ठीक है। इसको अपन वास्टिंग सिंड्रोम भी बोलते हैं, वास्टिंग सिंड्रोम भी बोलते हैं। और जैसे अपन ने देखा था कि HIV के अंदर जो CD4 सेल के जो काउंट होते हैं वो लेस देन 500 हो जाते हैं, उसी प्रकार जो एड्स होता है उसके अंदर जो CD4 सेल के जो काउंट होते हैं, CD4 सेल के जो काउंट होते हैं वो कितने हो जाते हैं? लेस देन 200 हो जाते हैं। इसको अपन बोलते हैं एड्स। नेक्स्ट अपन अब बात करते हैं, तो ये अपन ने देख लिया नॉर्मल एड्स क्या होता है, क्या सिस्टम होता है। अब अपन देखते हैं, एक अपन ने सुना होगा, भी अपन ने बात की थी, एक होता है CD4 सेल काउंट
और एक होता है CD8 सेल काउंट। ठीक है, ये अपने अपने बात करते हैं। ये अपन अब देखते हैं नॉर्मल पर्सन का क्या सिस्टम है। ठीक है, नॉर्मल पर्सन के अंदर जो CD4 काउंट होता है वो कितना होता है, 800 से लेके 1600। अपन इसको CD4 के काउंट को अपन मान, CD8 काउंट होता है उसको अपन कितना मानते हैं, 450 से लेके 750, राइट। इसको अपन CD8 का काउंट अपन मानते हैं। और एज ए नॉर्मल पर्सन की अपन बात करें तो जो CD4 सेल और जो CD8 का जो रेशियो होता है, उस रेशियो की अपन बात करें 2:1। ये जो रेशियो होता है वो 2:1 होता है। बहुत एग्जाम्स के अंदर ये बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन, ये तो नॉर्मल की अपन ने बात की। अब अपन बात करते हैं कोई भी HIV का पेशेंट है, उसके अंदर CD4 और CD8 का जो रेशियो होता है वो रेशियो कितना होता है, तो वो रेशियो होता है 1:1। चीजें याद रखने वाली हैं, सारी इंपॉर्टेंट। और इसी अकॉर्डिंग अपन अगर एड्स की बात करें, एड्स के अंदर जो CD4 और जो CD8 का जो रेशियो होता है वो जस्ट नॉर्मल के अपोजिट हो जाता है। ये 2:1 था, तो इसके अंदर जो रेशियो हो जाता है वो हो जाता है 1:2। ये याद रखने वाली बात है सारी कि ये इसका टोटल रेशियो होता है। ठीक है, किस हिसाब से क्वेश्चंस आ सकते हैं, हर चीज का अपन को पता होना चाहिए। एक चीज आपने सुना होगा, एक इंक्यूबेशन पीरियड नाम होता है। ठीक है, जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो क्या होता है कि एंट्री ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू द बॉडी टू द अकरेंस ऑफ द फर्स्ट साइन एंड सिम्टम। इस जो गैप होता है उसको अपन इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। लेकिन HIV के अंदर अपन इसको क्या बोलते हैं, HIV के अंदर इसको अपन क्या बोलते हैं, विंडो पीरियड। क्या बोलते हैं, विंडो पीरियड बोलते हैं। ठीक है, विंडो पीरियड क्या होता है कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसका एंट्री से लेके इसका जो एंटीबॉडी जब तक डिटेक्ट होती है उस पीरियड को अपन विंडो पीरियड बोलते हैं। तो इसका क्वेश्चन किस प्रकार से आता है कि जो HIV होता है वो या फिर जो एड्स होता है, इसका विंडो पीरियड जो टाइम होता है वो कितना होता है, तो उसको अपन जनरली कितना मानते हैं, कितना मानते हैं, 3 to 12 वीक्स इसका जो विंडो पीरियड वो देखने को मिलता है। ठीक है, अब अपन कुछ की पॉइंट्स होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एग्जाम से रिलेटेड, उसकी अपन बात करते हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट कुछ कुछ की पॉइंट्स इसके देखने के मिलते हैं। की पॉइंट्स के अंदर अपन क्या क्या चीजें देखेंगे। ठीक है, की पॉइंट्स के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं जिससे अपन बहुत सारे इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें कुछ होता है जैसे वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है, राइट। सबसे पहला पॉइंट क्या होता है, वर्ल्ड वर्ल्ड एड्स डे कब होता है। ठीक है, ये अपन देखेंगे। ठीक है, इसके अलावा अपन क्या देखेंगे कि जो HIV होता है उसका फर्स्ट केस है वो कब आया था, राइट। फर्स्ट केस ऑफ HIV। ठीक है, यही चीज अपन देखेंगे कि फर्स्ट केस ऑफ HIV इन इंडिया, राइट। एक अपन देखेंगे फर्स्ट एड्स केस इन इंडिया, राइट। और एक चीज अपन देखेंगे कि नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम कब आया था, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, राइट। ये सारी चीजें अपन देखते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है। तो ये कब मनाया जाता है सबको पता है, ये तो नॉर्मल कि 1 दिसंबर को मनाया जाता है। फर्स्ट केस ऑफ HIV का पूरे वर्ल्ड के अंदर जो पहला केस है वो कब आया था, तो ये आया कहाँ था, ये तो था USA के अंदर। ठीक है, कब आया था ये आप लोग बता सकते हैं, कमेंट के अंदर बताइए कि कब आया था। ठीक है, USA के अंदर सबसे पहला कब आया था, ये आया था 1981 के अंदर, राइट। इसके बाद में अपन बात करते हैं केस ऑफ HIV इन इंडिया। तो इंडिया के अंदर ये कहाँ आया था, सबसे पहले चेन्नई के अंदर आया था। कब आया था, 1986 के अंदर। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं एड्स का जो फर्स्ट केस है इंडिया के अंदर वो कब आया था, 1987 के अंदर आया था। और कहाँ आया था, ये अपने आया था राजस्थान के अंदर। राजस्थान में आपने एक जगह सुनी होगी पुष्कर नाम से, जो कि अजमेर डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ती है। ठीक है, वहां पे क्या मिला था अपन को, फर्स्ट एड्स का केस मिला था 1987 के अंदर। और जो नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम है वो भी कब लॉन्च हुआ था, 1987 के अंदर हुआ था। ठीक है, इसके 4 फेजेस की अगर अपन बात करें, ठीक है, फेज यहाँ पे देख लीजिए, इसकी क्या थी, 4 फेज थी। ठीक है, फर्स्ट
सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। जो फर्स्ट फेज थी वो 1992 के अंदर थी, सेकेंड फेज इसकी आई थी 1999 में, थर्ड फेज थी 2007 के अंदर और फोर्थ फेज थी 2014 के अंदर। ठीक है, और यहाँ पे 1992 के अंदर ही, ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन हुआ था जिसको अपन बोलते हैं नाको, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है? यहां तक चीजें आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, ये सारी चीजें अपने देख ली कि 1992 में हुआ था। ठीक है, एक चीज, एक जो क्वेश्चन और आता है वो आता है नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान। ठीक है, क्या चीज आती है? जो एक चीज और आती है वो आती है नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान। कब आया था? ठीक है, आपने सुना होगा कि एड्स के अंदर अपन जब पढ़ते हैं, आपने कहीं पढ़ा होगा, तो इसके अंदर एक चीज आपने पढ़ी थी कि जो 90 रेशियो 90 एक चीज आपने पढ़ी होगी, वो किसके अंदर आता है? नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान के अंदर आता है। और ये प्लान कब होता है? 2017 से 2024, सॉरी 2017 से 2024 के अंदर जो नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान था उसका मेन क्या था? 90 रेशियो 90 इसका मतलब क्या होता है कि जो 90% जो केसेज हैं एचआईवी के, उनको डिटेक्ट करना, और उनमें से जो 90% है उनको इजीली डायग्नोस करके उनको ट्रीट करना। ठीक है, और जो 90% है उनको क्या करना? वायरल लोड से उनको क्या करना? ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना, ताकि जो एचआईवी के जो फर्दर केसेस है वो पूरे खत्म हो सके, उनके फर्दर कोई भी उनके केसेस ना आ पाए। इसको ऊपर बोलते हैं नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान। ठीक है, ये भी बहुत बार एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है। ठीक है, इसके अलावा अपन बात करते हैं जो क्वेश्चंस जो आते हैं मोस्टली वो आते हैं एआरटी। ठीक है, एआरटी क्या है? सबने सुना होगा। ठीक है, एआरटी की फुल फॉर्म क्या होती है? एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी। ठीक है, इससे पता चल रहा होगा ये कि एक टाइप का ट्रीटमेंट है जो कि अपन एड्स के अंदर, एचआईवी के अंदर अपन किसी भी पेशेंट को देते हैं। तो ये जो एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी है सबसे पहले कब हुई थी? 2004 के अंदर इसको किया गया था सबसे पहली बार। ये तो आई थी नॉर्मल एज एन एडल्ट के लिए। अपन बात करते हैं पीडियाट्री की, यानी बच्चों के लिए। सॉरी, पीडियाट्री जो पीडियाट्रिक एआरटी है वो कब आई थी? 2006 के अंदर। ये याद रखना आप, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इसके बाद में ये अपने जनरल जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो भी जनरल पॉइंट्स होते हैं, उनके बारे में अपने डिस्कस किया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि पैथोफिजियोलॉजी जो एचआईवी की है वो कैसे होता है, क्या चीजें, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है एचआईवी का। ठीक है, इससे आपको पूरा डिटेल में समझ में आ जाएगा कि एचआईवी का क्या सिस्टम होता है। ठीक है, तो ये चीज आप देखिए। तो डायग्राम से मैं आपको समझा रहा हूं तो इसको इजीली समझना। ये अपने होता है एचआईवी का डायग्राम। ठीक है, इसके अंदर ये जो ऊपर वाली जो सबसे पहले वाली स्ट्रक्चर होती है, राइट, सबको दिख रही है, इसको अपन क्या बोलते हैं? जीपी 120। नो, जीपी का मतलब क्या होता है? नाम सुना होगा आपने, ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, क्या होता है जीपी? क्या होता है यहाँ पे? ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म इसको अपने जीपी लिख दिया। ठीक है, ये जो ऊपर वाली स्ट्रक्चर होती है, और इसके जो ये नीचे वाली जो स्ट्रक्चर होती है इसको अपन बोलते हैं जीपी 41। आया सबको समझ में? ठीक है, नेक्स्ट, अब ये जो एक ये जो स्ट्रक्चर होती है इसको अपन बोलते हैं रिवर्स ट्रांस ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ठीक है, ये स्ट्रक्चर हो गई। इसके अलावा यहाँ पे आपको एक स्ट्रक्चर ये भी दिख रही होगी। ठीक है, दिख रही है आपको? इसमें इस स्ट्रक्चर का जो नाम होता है वो होता है प्रोटीएज। ठीक है, इसका होता है इंटीग्रेज। ठीक है, और यहाँ पे
ये जो आपको दिख रहा होगा, ये जो बीच में जो है, इसको अपन बोलते हैं सिंगल स्टैंड आरएनए, राइट। और यहाँ पे जो आपको ये जो डॉट्स डॉट्स दिख रहे हैं, इसको अपन बोलते हैं P24 एंटीजन। ये चीज आई सबको समझ में? आई कि नहीं है भाई, बताओ? आई कि नहीं है? ये सारी थी, ठीक है। अब अपन इसकी फिजियोलॉजी की अगर अपन बात करें, ठीक है, तो अपन को पता है कि जो HIV जो होता है उसकी टारगेट सेल कौन सी होती है? टारगेट सेल कौन सी होती है? CD4। ये क्या अपना HIV है, ठीक है। तो HIV जब एक टारगेट सेल की तरफ जाता है, राइट, तो सबसे पहले स्ट्रक्चर जो आती है वो कौन सी स्ट्रक्चर आती है? GP120, जो कि सबसे पहले किसके कांटेक्ट में जाती है? CD4 सेल के कांटेक्ट में जाती है। तो सबसे पहले क्या होती है? एंट्री होती है। सबसे पहली प्रोसेस, सबसे पहली स्टेप क्या होती है? एंट्री होती है किसकी? HIV वायरस की CD4 सेल से अटैच होने की। जिसमें क्या होता है, ये जैसे ही CD4 सेल के अटैच में होता है, तो ये जो GP120 है, ये क्या हो जाता है? यहाँ से डिस्ट्रॉय हो जाता है। आई बात समझ? सबसे पहली स्टेप। दूसरी स्टेप क्या होती है? फ्यूजन, जिसको अपन बोलते हैं फ्यूजन बोलते हैं। फ्यूजन के अंदर क्या होता है? अब पहली स्टेप हो गई, तो अब इसके बाद में कौन सी स्टेज आएगी? GP41 वाली, जो कि उसके साथ में जाके क्या हो जाएगी? अटैच हो जाएगी कंप्लीटली। आई बात समझ में आपको? ठीक है। जैसे ये अटैच हो गई, ठीक है, इसके बाद में कौन काम करता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है, ये काम करता है इस पे। ये क्या काम करता है? ये काम करता है जो सिंगल स्ट्रैंड जो आरएनए होता है उसको कन्वर्ट कर देता है डबल स्ट्रैंड आरएनए के अंदर। किसके अंदर कंप्लीट कर देता है? डबल स्ट्रैंड डीएनए, सॉरी, डबल स्ट्रैंड डीएनए के अंदर इसको क्या कर देता है? कन्वर्ट कर देता है। यहां तक आई बात समझ? जो सिंगल स्ट्रैंड आरएनए था उसको कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर? डबल स्ट्रैंड डीएनए के अंदर, राइट। इसके बाद में क्या होता है? जो जो इसके बाद में आया समझ में? इसके बाद में क्या होता है? जो प्रोटीएज होता है, इसके बाद में ये जो प्रोटीएज होता है, ये क्या करता है? जो डबल स्ट्रैंड जो डीएनए था उसको किससे कनेक्ट कर देता है? न्यूक्लियस की जो मेन चेन होती है, क्या होती है? न्यूक्लियस की जो मेन चेन होती है उससे अटैच कर देता है। आया बात समझ में? जो डबल स्ट्रैंड जो डीएनए था उसको अटैच कर देता है न्यूक्लियस की मेन चेन से। अब वो न्यूक्लियस की मेन चेन से अटैच हो गया, उसके बाद में अपना जो इंटीग्रेज जो एंजाइम है, इंटीग्रेज जो एंजाइम है, ये क्या करता है? उस जो न्यूक्लियस की जो चेन होती है उसको किसमें तोड़ देता है? 24 पार्ट्स के अंदर, 24 भागों के अंदर उसको क्या कर देता है? तोड़ देता है। और वो जो 24 जो पार्ट्स जो अलग अलग होते हैं उन्हीं को अपन क्या बोलते हैं? P24 एंटीजन। आई बात समझ में कि P24 जो एंटीजन है, ये छोटे छोटे, ये क्या है? ये किससे बने? ये जो न्यूक्लियस की जो मेन चेन होती है उसके टूटने के बाद में जो बनते हैं 24 पार्ट्स उसके जो होते हैं, उसी को अपन बोलते हैं P24 एंटीजन। तो ये थी अपनी HIV की पैथोफिजियोलॉजी की, कैसे HIV जो वायरस होता है वो काम करता है, कैसे वो CD4 सेल को अफेक्ट करता है, क्या उसके पार्ट्स होते हैं, कैसे वो करता है। ये चीज आपको सबको समझ में आई? अगर नहीं आई हो तो आप एक बार फिर से वीडियो को बैक जाके देख सकते हैं कि क्या इसकी पैथोफिजियो रही थी, ठीक है। ये हो गई अपनी बात। इसके बाद में अपन बात करते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मोस्ट रिस्क किस में रहता है, ठीक है, और नॉन रिस्क क्या है? नॉन रिस्क पार्ट, ठीक है। रिस्क मोस्टली किसके अंदर देखने को मिलता है? ब्लड के द्वारा ये ट्रांसमिट होता है, स्पर्म के द्वारा हो सकता है, ठीक है, ओवम के द्वारा हो सकता है, ठीक है। जितने भी अपने जो फ्लूइड वाला जो बॉडी फ्लूइड्स वाले जो पार्ट होते हैं, जैसे पेरिटोनियल फ्लूइड, पेरिटोनियल फ्लूइड हो गया, ठीक है, साइनोवियल फ्लूइड हो गया, साइनोवियल फ्लूइड हो गया, ठीक है। इन सब के थ्रू क्या रहता है? मोस्टली रिस्क रहता है ट्रांसमिशन का। अब अपन बात करते हैं रिस्क किससे नहीं है। मोस्टली क्वेश्चंस किससे आते हैं? रिस्क किससे नहीं है, इसके ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, राइट। तो मोस्टली किससे नहीं है? हैंड शेकिंग से नहीं होता, हैंड शेकिंग से नहीं होता,
ठीक है। इसके अलावा किससे नहीं होता? फूड ईटिंग, अगर साथ बैठ के खाना खा रहे हैं तो उससे नहीं होता, ठीक है। इसके बाद में अपन बात करते हैं तो किससे नहीं होता? जो जो अपने जो यूरिन है, एक्सक्रीटरी जो पार्ट है, ठीक है, फिकल जो पार्ट है, इससे नहीं होता। इसके अलावा अपन बात करते हैं किसिंग से नहीं होता, ठीक है, सलाइवा से नहीं होता। ये सारे नॉन रिस्क पार्ट होते हैं। लेकिन यहाँ पे भी आपको एक एक्सेप्शन अपन को देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? अपन ने बोला किसिंग और सलाइवा से नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। लेकिन एक्सेप्शन क्या है यहाँ पे कि अगर कोई भी HIV पॉजिटिव पर्सन है जिसको हो रखा है ओरल अल्सर, और वहां से क्या हो रही है, इसको ब्लीडिंग हो रही है, कोई भी पर्सन है जिसको HIV है, उसके ओरल अल्सर्स हो रखे हैं मुंह के अंदर, वहां से ब्लीडिंग हो रही है, अगर वो पर्सन क्या करता है, किस करता है, तो वो स्लाइवा के थ्रू जो ब्लड है वो जो नेक्स्ट पर्सन अदर पर्सन है उसके अंदर जा सकता है। तो वहां से भाई 100% चांस होते हैं कि HIV है वो ट्रांसमिट हो सकता है। तो ये क्या है? एक्सेप्शन, ठीक है। बाकी नॉर्मली ये सलाइवा से इनसे नहीं होता है। तो ये अपना मोड ऑफ ट्रांसमिशन हो गया। इसके बाद की अपन बात करते हैं कि कोजेज इसके क्या क्या होते हैं। वैसे तो नॉर्मल जो इसके मोस्ट कॉमन जो इसका कोज रहता है वो क्या रहता है? जो मोस्ट कॉमन इसका जो सबसे पहले जो कोज रहता है वो क्या रहता है? अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स। अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स रहता है जो मोस्ट कॉमन रहता है। क्या रहता है? मोस्ट कॉमन इसका कोज रहता है जिसको अपन मान सकते हैं कि 87% चांसेस होते हैं HIV होने की, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर भी दो चीजें आती हैं, एक होता है होमोसेक्सुअल और एक होता है हेटेरोसेक्सुअल। ज्यादा किसके अंदर देखने को मिलता है? होमोसेक्सुअल के अंदर। लेकिन मोस्ट कॉमन कौन होता है? हेटेरोसेक्सुअल। हेटेरोसेक्सुअल के अंदर भी अपन बात करते हैं मेल और फीमेल की, राइट। तो जो मोस्ट कॉमन जो रहता है वो कौन रहती है? फीमेल रहती है। सबको ध्यान रहेगा इस बात का, ठीक है। ये हो गया अपना फर्स्ट। सेकेंड की मैं बात करूं वो क्या रहता है? कॉन्टामिनेटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ये भाई इसका 100% रहता है। 100% HIV होने के पूरे चांसेस रहते हैं अगर अपन ने कॉन्टामिनेटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन किसी को किया है तो, राइट। इसके अलावा अपन बात करते हैं जो थर्ड इसकी अपन बात करते हैं, जो थर्ड होता है वो होता है आईवी ड्रिप में, मतलब जो भी आईवी जो ड्रग्स वगैरह लेते हैं डायरेक्ट, जो खुद अपन एक ही नीडल से जो ड्रग्स वगैरह लेते हैं, जिसने एक ही नीडल से कॉन्टामिनेटेड नीडल से 2-3 जनों ने क्या कर ली, ड्रग्स ले ली, तो उनके ये होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक जो ट्रांसप्लेसेंटल जिसको अपन वर्टिकल ट्रांसमिशन भी बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? वर्टिकल ट्रांसमिशन भी बोलते हैं, जो कि ट्रांसप्लेंटा से थ्रू बेबी के अंदर, प्लेसेंटा के थ्रू बेबी के अंदर ये हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा ब्रेस्ट फीडिंग की अपन बात करें तो बिल्कुल ब्रेस्ट फीडिंग की वजह से भी हो सकता है। 5 to 10% इसके चांसेस रहते हैं कि ये ब्रेस्ट फीडिंग से भी हो सकता है, ठीक है। तो ये इसके बेसिक सारे कोजेज रहे थे कि क्या इसके कोज होते हैं। आया बात समझ में सबको? ठीक है। नेक्स्ट इसके अपन बात करते हैं कि डायग्नोसिस इसका क्या रहता है, राइट। डायग्नोसिस इसका मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रहे सबको। डायग्नोसिस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डायग्नोसिस के अंदर अपन क्या करते हैं, इसके सबसे पहले अपन करते हैं वो करते हैं एंटीजन टेस्ट, ठीक है। एंटीजन टेस्ट बेसिकली तो सबसे पहले ये किसके अंदर देखने को होता है? लेस देन 18 मंथ जो भी बच्चा है, जो 18 महीने से छोटा है, उसके अंदर अपन क्या करते हैं? एंटीजन टेस्ट करते हैं, राइट। एंटीजन टेस्ट के अंदर अपन अगर अपन कंफर्मेटरी की बात करते हैं, तो वो क्या होता है? P24 एंटीजन टेस्ट।
जिसको अपन क्या मानते हैं, कन्फर्मेटरी मानते हैं। आई बात समझ में। नेक्स्ट एक क्वेश्चन ये भी आता है कि अपन जो लेस देन 18 मंथ होते हैं उनमें अपन एंटीजन टेस्ट करते हैं, ठीक है। क्यों करते हैं? क्योंकि जो 18 महीने से जो छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर क्या होती है, जो मदर की जो एंटीबॉडी होती है वो ऑलरेडी प्रेजेंट रहती है। क्या रहती है? प्रेजेंट रहती है मदर की एंटीबॉडी। जो मदर की एंटीबॉडी होती है वो इनके अंदर प्रेजेंट रहती है, राइट। इसलिए अपन इनके अंदर ये एक एंटीजन टेस्ट करते हैं, ठीक है। इसके बाद में जो सेकंड जो होता है, ठीक है, फर्स्ट हो गया एंटीजन टेस्ट, सेकंड होता है एंटीबॉडी टेस्ट। एंटीबॉडी टेस्ट जो किसके अंदर अपन मोस्टली करते हैं, मोर देन 18 मंथ, मतलब 18 मंथ से लेके बाद के जो जितने भी हैं उन सब के अंदर अपन क्या करते हैं, एंटीबॉडी टेस्ट करते हैं। इसके अंदर भी अपन कन्फर्मेटरी की अगर अपन बात करें, कन्फर्मेटरी उसको अपन क्या बोलते हैं, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट, जिसको क्या मानते हैं, कन्फर्मेटरी मानते हैं। बाकी अपन इनके अंदर क्या कर सकते हैं, एलिसा टेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, वीडीआरएल कर सकते हैं, ठीक है। ये सारे जो टेस्ट होते हैं वो अपन कर सकते हैं। और प्रेगनेंसी के अंदर अपन बात करें तो प्रेगनेंसी के अंदर जो ट्रिपल टेस्ट सुना होगा आपने वो भी अपन इसके अंदर कर सकते हैं। तो ये इसका डायग्नोसिस था, इंपॉर्टेंट डायग्नोसिस था। इसके बाद में डायग्नोसिस के बाद में जो आता है वो आता है अपने ट्रीटमेंट, ठीक है, कि जो HIV है उसका ट्रीटमेंट क्या रहता है। ट्रीटमेंट के अंदर क्या होता है, एक नाम सुना होगा आपने, हार्ट सुना है। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, हाईली एक्टिव एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी। सुना है, मतलब ये जो वो क्या है, इसको डायरेक्ट बोले तो ART, जो ART आपने सुना, जो कि कब आई थी, 2004 के अंदर आई थी। पीडियाट्रिक ART कब आई थी, 2006 के अंदर आती है। इसके अंदर क्या करते हैं अपन, एंटी रिट्रोवायरल जो भी ड्रग्स होती हैं उसको अपन, जो भी पेशेंट होता है उसको अपन देते हैं, ठीक है। इसको किस हिसाब से देते हैं अपने, अगर अपने वो पैथोफिजियोलॉजी अपने पढ़ी थी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू पैथोफिजियोलॉजी अपन देते हैं। जैसे अपने सबसे पहले अपने बात की थी जो ग्लाइकोप्रोटीन है, ठीक है, GP120 इनहिबिटर, ठीक है। इसके अलावा GP41 इनहिबिटर, इसको अपन क्या बोल सकते हैं, फ्यूजन इनहिबिटर, मतलब फ्यूजन होने से इनहिबिट करे, उसको रिस्ट्रिक्ट करे, ठीक है, इनहिबिटर। इसके अलावा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर, ठीक है, जो लामोवुडीन, ठीक है, स्टावुडीन, ये सारे नाम सुने होंगे आपने, वो सारी किसके अंदर आते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर के अंदर। इसके अलावा अपने एंजाइम्स की बात की थी, ठीक है, कौन कौन से एंजाइम्स की बात नहीं की थी अपने, इंटीग्रेज, ठीक है, इंटीग्रेज इनहिबिटर, ठीक है। इस प्रकार से अपन क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू पैथोफिजियोलॉजी अपन क्या करते हैं, इसको जो ट्रीटमेंट होता है वो अपन पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ये तो अपने ट्रीटमेंट की बात हो गई। इसके अलावा एक अपन कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है। क्या की पॉइंट्स है, ठीक है, क्या की पॉइंट्स हैं, ये की पॉइंट्स जो रिलेटेड टू मेडिसिन है, ट्रीटमेंट है, उसी के अकॉर्डिंग है, ठीक है। एक ड्रग का नाम सुना होगा आपने, जीडोवुडीन सुना है आप सबने। जीडोवुडीन होती है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है, कॉन्ट्रा इंडिकेटर होती है, किस में होती है, एनीमिया के अंदर, याद रखना। जो जीडोवुडीन होती है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है, किसमें, एनीमिया के अंदर है। एक आपने ड्रग सुनी होगी, नाविरिपिन, ये मोस्ट कॉमन ड्रग्स होते हैं जिसको अपन डेली लाइफ के अंदर अपन जब पढ़ते हैं तो इस चीज को सुनते रहते हैं, ठीक है, जिडोवोडिन, नाविरिपिन। तो ये क्या होती है, ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है, किसमें, एक तो हेपेटोटॉक्सिसिटी, एक जो भी OCP पे जो वुमन है, एक वारफेरिन पे जो है, ठीक है, वारफेरिन हो गया। तो इन सब पे जो भी पेशेंट इन ड्रग्स पे होता है उनको, उसके लिए जो नाविपिरिन होती है वो क्या होती है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है। एक होती है इपिराजिन, जो कि क्या होती है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है प्रेगनेंसी के अंदर, ठीक है। आई बात समझ में।
अब अपन लास्ट जो अपना एक टॉपिक रह जाता है, कंप्लीट एचआईवी आ चुका है इसके अंदर, कंप्लीट एचआईवी, कुछ भी नहीं रहा है। अगर ये चीज क्लियर हो गई तो हर एग्जाम्स के लिए एक चीज क्या होती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, एक चीज आपने सुना होगा, पीपीसीटीज, पीपी पीपीटी सिटी, सुना है सबने? सुना है इस प्रोग्राम के बारे में? फुल फॉर्म क्या होती है इसकी? फुल फॉर्म क्या होती है? प्रिवेंशन ऑफ पेरेंट टू चाइल्ड ट्रांसमिशन। आया सबको याद? पेरेंट्स टू चाइल्ड बोल सकते हैं या फिर मदर टू चाइल्ड बोल सकते हैं इस चीज को। आया सबको समझ में? कब आया था ये आया था 31 अगस्त 2016 के अंदर। ठीक है, ये प्रोग्राम क्यों आया था? इसके अंदर अपन ने बात की थी, 2 ड्रग्स की इसके अंदर बात होती है, एक तो जिडोवोडिन की, ठीक है, जिडोवोडिन की इसके अंदर क्या होती है कि जब इसकी जो डोज होती है, मतलब मदर, अगर कोई भी मदर होती है वो डिटेक्ट हो जाती है प्रेगनेंसी के दौरान, ठीक है, डिलीवरी के दौरान कोई भी मदर है जो कि एचआईवी पॉजिटिव डिटेक्ट हो जाती है, तो उसको एज सून एज पॉसिबल, ठीक है, ये ड्रग दी जाती है। ठीक है, या फिर एट द टाइम ऑफ डिलीवरी कितनी डोज देते हैं? 300 mg देते हैं 4 to 6 आवर। ठीक है, एवरी 4 to 6 आवर अपन ये डोज देते हैं। ठीक है, यहीं पे मैं बात करूं कि न्यू बॉर्न की क्या डोज रहेगी। न्यू बॉर्न की क्या डोज रहेगी? 2 mg/kg पर बॉडी वेट के हिसाब से। ठीक है, कब तक? 6 वीक तक अपन क्या करते हैं, न्यू बॉर्न को ये ड्रग, ये जो दवाई है ये अपन देते हैं। ठीक है, तो ये क्या रहती है, 65% इफेक्टिव रहती है कि ये 65% जो चांस हैं वो कम कर दे किसके, एचआईवी के। ठीक है, आई बात सबको समझ में? इसके अलावा जो एक ड्रग है वो क्या हो गई, एक तो हो गई जेडोवोडिन, ठीक है, एक ड्रग क्या हो गई, नेवेरापिन। एक ड्रग कौन सी आती है इसके अंदर, एक ड्रग कौन सी आती है, नेवेरापिन। ठीक है, इसकी क्या होती है, एक सिंगल डोज होती है, 200 mg की डोज होती है। ठीक है, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी इसको अपन देते हैं। ठीक है, वहीं पे अगर न्यू बॉर्न की डोज की मैं बात करूं तो वही सेम डोज रहती है, 2 mg/kg पर बॉडी वेट के हिसाब से, कितने, 4 6 वीक तक अपन देते हैं। ये कितनी इफेक्टिव रहती है, ये क्या रहती है, 50% क्या रहती है, रिड्यूस कर देती है एचआईवी होने के चांस। ठीक है, इसके अलावा ये सेकंड था, और इसके अलावा जो लास्ट में आता है वो आता है सी सेक्शन। भाई डिलीवरी होती है वो अपन सिजेरियन सेक्शन करवा लो, ये कितने परसेंट है, 50% चांस रिड्यूस कर देती है एचआईवी होने के। ठीक है, आया सबको समझ में? ये अपन ने आज बात की एचआईवी की कंप्लीट, जो भी बैकग्राउंड था, क्या एचआईवी होता है, एड्स क्या होता है, क्या इसका मेन जो कोजेज रहते हैं, क्या इसकी पैथोफिजियोलॉजी रहती है, ट्रीटमेंट क्या रहता है, सबके बारे में अपने कंप्लीट जो आज के वीडियो के अंदर अपने देख लिया है। सो थैंक यू सो मच। कैसा आपको वीडियो लगा कमेंट के अंदर ज़रूर बताएं, और किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए वो भी बताएं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं अपन अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर।